बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 10 को स्टार्ट करेंगे जो कि प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के ऊपर है। इससे पहले हमने प्रोजेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर बात की थी और हमारा जो बुक रेफरेंस है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। 8 मैंने आपके साथ 7th एडिशन को शेयर किया है, तो ये जो स्लाइड्स हैं ये 8th एडिशन से रेलिवेंट है, लेकिन जो कंटेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के ऊपर है कि एक प्रोजेक्ट के अंदर टीम मेंबर्स आपस में किस तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम ऑब्जेक्टिव्स को पहले देख लें। तो इसमें अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ गुड कम्युनिकेशन ऑन प्रोजेक्ट में कैसे जो है तो अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन डेवलप की जा सकती है। कम्युनिकेशन स्किल्स कौन कौन सी होती हैं, कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड हैं, एलिमेंट्स कौन से हैं प्लानिंग कम्युनिकेशन प्लानिंग से रिलेटेड, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन सी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। फिर कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम कम्युनिकेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद कैसे हम इन मेथड्स को इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर्स की बात करेंगे कि जो कि प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट को बेसिकली असिस्ट करते हैं। तो दीज आर आवर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जिनको हम कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर के अंदर कवर करें। तो सबसे पहले अगर बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ गुड कम्युनिकेशन, द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू मैनी प्रोजेक्ट इज़ अ फेलियर टू कम्युनिकेट। फिर अगेन हम वही बात करेंगे कि नॉर्मली जो बहुत से प्रोजेक्ट फेल होते हैं तो मेन रीज़न ये होता है कि हम उसमें इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाते। जो हमारी टीम के अंदर मेंबर्स हैं, मेंबर्स के क्या रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अगर इफ़ेक्टिवली हम उन्हें कम्युनिकेट करेंगे, डेडलाइंस को कम्युनिकेट करेंगे, तो प्रोजेक्ट जो है वो ज़्यादा चांसेस हैं कि सक्सेसफुली हम उसे एंड कर सकें। फिर आवर कल्चर डज़ नॉट पोर्ट्रे IT प्रोफेशनल एज बीइंग कम्युनिकेटर्स। और एक हमारा जो ये कल्चर बना है तो यहाँ पे IT प्रोफेशनल्स को गुड कम्युनिकेटर्स के वे में नहीं लिया जाता कि वो अपनी बात को ठीक तरीके से या तो कम्युनिकेट नहीं कर पाते या समटाइम्स वो फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं बहुत सी चीज़ें। रिसर्च शोज़ दैट IT प्रोफेशनल्स मस्ट बी एबल टू कम्युनिकेट। और जब तक IT प्रोफेशनल्स अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स कभी भी पूरी नहीं होंगी, ठीक है। जो हम बात करते हैं ना रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का जो टास्क है, तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में हमने क्लाइंट के साथ इंटरव्यूज़ करने हैं। क्लाइंट आपका जो है तो ले मैन भी हो सकता है। ले मैन अपने वर्ड्स के अंदर अपनी जो है तो आप स्टोरी के फॉर्म में आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो जब तक ये IT प्रोफेशनल जो हैं ये एक अच्छे कम्युनिकेटर्स नहीं होंगे उस वक्त तक जो नेक्स्ट पर्सन है वो कंफर्टेबल फील नहीं करेगा अपनी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने में, या वो शायद बता ना सके। और इसके लिए फिर जो स्ट्रॉन्ग वर्बल एंड नॉन टेक्निकल स्किल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे चीज़ों को कम्युनिकेट करते हैं। और नॉन टेक्निकल स्किल जिसमें फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाती है, टीम वर्क है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लिसनिंग, दीज आर इम्पॉर्टेंट नॉन वर्बल नॉन टेक्निकल स्किल जो कि एक IT पर्सनल के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। और बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये जो वो इन नॉन टेक्निकल स्किल्स को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देती हैं कि एक इंसान जो है अगर उसको हम एक टीम के अंदर बिठा दें तो इधर वो टीम के अंदर काम करने में कंफर्टेबल फील करता है या नहीं करता, ठीक है। तो टीम वर्क में काम करना आना चाहिए। टीम वर्क में जब आप काम करते हैं तो कलेक्टिव ओनरशिप आती है। कलेक्टिव ओनरशिप से ज़्यादा चांसेस है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकें। एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्किल इज़ लिसनिंग, कि आप जो है तो दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर जो आपके मेंबर्स हैं, टीम मेंबर्स हैं, लीडर हैं, आप उनकी बात को सुने, उसके बाद अंडरस्टैंड करें और फिर आपने उसके ऊपर जो अपना रिस्पांस देना है, रिप्लाई देना है, वो आप रिकॉर्ड करवाएं। सम ऑर्गेनाइजेशंस विल हायर इंडिविजुअल्स, वही बात की थी कि कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो इन स्किल्स को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देती हैं, ठीक है, कि जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनके अंदर ये स्किल्स होनी चाहिए कि वो इफ़ेक्टिवली काम कर सकें। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्रोसेस की, तो प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर जो है तो नॉर्मली 3 एक्टिविटीज़ हैं जिसको जो सबसे पहली है वो प्लानिंग कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, देन मैनेजिंग कम्युनिकेशन, देन लास्ट इज़ कंट्रोलिंग कम्युनिकेशन। तो प्लानिंग के अंदर तो हम बात करेंगे कि हमने जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स के साथ हमने कैसे कम्युनिकेट करना है। और स्टेक होल्डर हमारा हर वो बंदा होगा जो कि हमारे प्रोजेक्ट के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड है। हम कहेंगे कि दीज आर आवर स्टेक होल्डर्स। वो हमारी टीम भी हो सकती है, क्लाइंट हो सकता है, टॉप मैनेजमेंट हो सकती है, ठीक है, मार्केटिंग टीम हो सकती है, ये सारे हमारे स्टेक होल्डर्स हैं। तो स्टेक होल्डर के साथ हमने कैसे इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है, कैसे उन्हें एक पेज के ऊपर लाना है, बात कैसे करनी है, ये सारे जो है तो हम चीज़ों को प्लान करते हैं और हमारा एक कम्युनिकेशन डॉक्यूमेंट बनता है, ठीक है। उसके बाद हमने मैनेजिंग का फेज़ आएगा जो सेकेंड फेज़ है। तो सेकेंड फेज़ के अंदर हम
हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में चेंज आएगा तो उसको हमने कैसे मैनेज करना है, ठीक है, कैसे हमने डाटा को स्टोर करना है, रिट्रीव कैसे करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी मैनेजिंग में आ जाएगी, जितने भी मैनेजिंग के एस्पेक्ट्स होते हैं। और उसके बाद कंट्रोलिंग की हम बात करेंगे कि आपने मॉनिटर एंड कंट्रोल करना है प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन को। जैसे एक टीम लीडर का काम है कि वो इंश्योर करता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो हर टीम मेंबर तक पहुंच जाए, और एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिक टीम मेंबर्स तक अगर आपने पहुंचानी है तो उसको वो प्रिविलेजेस सेट कर सकता है, राइट सेट कर सकता है कि कैसे उसको फर्दर हम देखेंगे, ठीक है। तो दीज आर 3 एक्टिविटीज़, सबसे पहले प्लान करेंगे, फिर मैनेज एंड देन कंट्रोल। अब उसके साथ हम फर्दर कुछ अगर बात करें कीज़ टू गुड कम्युनिकेशन, तो उसमें नॉर्मली बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं जो कि 90% अपना जो काम है वो कम्युनिकेशन में लगा देती हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजर्स ने काम क्या करना है, या तो वो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन करेंगे या वो मॉनिटरिंग करेंगे, मैनेज करेंगे, तो उनका ज़्यादातर काम कम्युनिकेशन में ही लग जाता है। और अगर वो कम्युनिकेशन की अच्छी प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली प्रोजेक्ट उससे डिस्टर्ब होंगे। तो देर इज़ अ नीड टू फोकस ऑन ग्रुप, और कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका एक जो की कॉन्सेप्ट है कि हमें ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स को फोकस करना चाहिए, उनकी कम्युनिकेशन नीड्स को फोकस करना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं कि एक इंडिविजुअल है, फॉर एग्जांपल वो इंग्लिश अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाता और आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं तो वो कभी भी आपकी बात को अंडरस्टैंड नहीं करेगा, और अगर वो अंडरस्टैंड नहीं करेगा तो कभी भी उस टास्क को इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर सकता जो आप उनसे करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ग्रुप्स की क्या नीड है, इंडिविजुअल्स की क्या नीड्स हैं, उनके मुताबिक जो है तो हमें कम्युनिकेट करना है। कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो कहते हैं हमें रिटन फॉर्म में इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें ईमेल कर दें, ठीक है, हार्ड कॉपीज़ दे दें, तो आपने उनकी नीड्स को पूरा करना है। और उसके लिए आप फॉर्मल मेथड्स एंड इनफॉर्मल जो मेथड आप यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। इसके अलावा फिर इफेक्टिवली टाइमली मैनर के अंदर जो कोई भी इंफॉर्मेशन है वो आप अपने टीम मेंबर्स तक टाइमली पहुंचाएं। ऐसा ना हो कि जो डेडलाइन है, डेडलाइन अभी आने वाली है 1-2 दिन बाद और आप आज उनको ये बात बता रहे हैं कि आपने इस टास्क को परफॉर्म करना है, ठीक है। तो टाइमली अगर आप चीज़ों को कन्वे करेंगे तो ज़्यादा चांसेस है कि टाइमली हर एक चीज़ एग्जीक्यूट हो जाए। फिर सेट द स्टेज फॉर कम्युनिकेटिंग बैड न्यूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आपके प्रोजेक्ट के अंदर कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया कि जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल आप एक टीम को कोई रिवार्ड मिलना था, कंपनसेशन मिलनी थी, ठीक है, और वो टॉप मैनेजमेंट कहती है कि हम आपको ये रिवार्ड नहीं देंगे, तो बजाय इसके कि आप बिल्कुल प्रोजेक्ट के स्टार्ट में ये बात कम्युनिकेट करें, प्रोजेक्ट जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप बता सकते हैं कि जो एक डीमोटिवेशन का जो एक पॉइंट है वो ना एम्प्लॉयज़ के अंदर डीमोटिवेशन ना क्रिएट हो, ठीक है। तो सेटिंग द स्टेज फॉर कम्युनिकेटिंग का मतलब है कि आप एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें कि इन्वायरमेंट क्रिएट करने के बाद अगर आप कोई अच्छी खबर है या बुरी खबर है तो आप वो सुनाएं, और बैड न्यूज़ अगर आप बैड टाइम के ऊपर या स्टार्टिंग टाइम के ऊपर सुनाएंगे तो अल्टीमेटली आपका पूरा प्रोजेक्ट उससे डिस्टर्ब होगा। फिर डिटरमाइन द नंबर ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जैसे जिस तरह हम कहते हैं ना हिरार्की डिफाइन करनी है कि आपने कैसे बात करनी है। जैसे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी हिरार्की है, अगर आपको एचओडी से कोई किसी भी टीचर से कोई प्रॉब्लम है तो आप पहले एचओडी के पास जाएंगे, फिर डीन के पास जाएंगे और फिर फर्दर आगे हम जाते हैं, ठीक है। तो दीज आर द कम्युनिकेशन चैनल्स, और कम्युनिकेशन चैनल्स को हमें डिटरमाइन करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि हम हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। दीज आर द की पॉइंट्स कि अगर हम जिन पे फोकस करें तो हम इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग ग्रुप एंड इंडिविजुअल नीड्स की मैंने बात कर दी, ठीक है। पीपल आर नॉट इंटरचेंजेबल पार्ट्स, ठीक है। एंड फर्दर यू कैन नॉट एज्यूम दैट अ टास्क ओरिजिनली स्केड्यूल टू टेक 2 months, और ये आप एज्यूम नहीं कर सकते कि अगर कोई एक ऐसा टास्क था कि एक आपने किसी एक इंडिविजुअल या टीम मेंबर की उसकी ड्यूटी लगाई है और वो जो इंडिविजुअल टीम मेंबर है वो 2 महीने में उस टास्क को कंप्लीट करेगा, तो आप ये एज्यूम नहीं कर सकते कि अगर आप 2 months में जो है तो फॉर एग्जांपल आप 2 लोगों को वो असाइन कर दें ड्यूटी, ठीक है, और आप ये एज्यूम करेंगे कि क्योंकि अब मैंने नंबर ऑफ़ पीपल या नंबर ऑफ़ टीम मेंबर मैंने बढ़ा दिए तो अब वो 1 महीने के अंदर मुझे काम करके दे देंगे, ठीक है। तो ये जो है तो इस तरह एज्यूम करना जो है ये नहीं है। अब फर्दर अगर हम चलें तो इम्पॉर्टेंस ऑफ फेस टू फेस कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें रिसर्च सेज दैट इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन, तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और नॉर्मली जो सबसे बेस्ट वे है कम्युनिकेशन का वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन है। और अगर हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करें तो इसमें 58% जो कम्युनिकेशन है वो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू हो जाती है, ठीक है, फेस टू फेस में। फिर 35% जो है तो आपके वर्ड्स हैं कि आप क्या अल्फाज
कहते हैं, ठीक है, जब आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन करेंगे। और 7% इसमें जो है तो वो कंटेंट के ऊपर होता है कि आप उन अल्फाज में कहते क्या हैं, ठीक है, कौन से वर्ड्स को यूज़ करते हैं। हार्श वर्ड्स को तो आप यूज़ नहीं करते, तो ये आपका सारा जो है तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन में आ जाएगा। तो उसके बाद है पे अटेंशन टू मोर देन जस्ट द एक्चुअल वर्ड्स। एक्चुअल वर्ड्स को जो है तो आप जो मेन है उसके आप अटेंशन आप दें, ठीक है, कि जो मेन आपका थीम है, थीम के ऊपर आप बात रखें। अ पर्सन टोन ऑफ वॉइस एंड बॉडी लैंग्वेज से अ लॉट अबाउट ही और हाउ ही और शी फील्स, ठीक है, कि वही कि जैसे आपसे कोई बात करते हैं, आप उसके लहजे से, उसके अल्फाज का जो एक चुनाव होता है उससे आप अंदाज़ा लगाते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाह रहा है या उसका क्या इंटेंशंस हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी किसी से बात करें, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या बता रही है, आपके अल्फाज क्या बता रहे हैं, और आप जो आपकी सिलेक्शन ऑफ जो वर्ड्स हैं आप उनको कैसे यूज़ करते हैं, ये सब कम्युनिकेशन में मैटर करते हैं। फिर पर्सनल प्रेफरेंसेस अफेक्ट कम्युनिकेशन नीड्स। अब अगर हम पर्सनल प्रेफरेंसेस की बात करें तो इंट्रोवर्ट्स लाइक मोर प्राइवेट कम्युनिकेशन। इंट्रोवर्ट्स वो होते हैं जो सिर्फ अपना सोचते हैं, ठीक है, तो वो अगर अपना सोचेंगे तो वो प्रेफर करते हैं प्राइवेट कम्युनिकेशंस के ऊपर, कि वो बजाय सबके सामने बात करने के वो जो है तो ये कह सकते हैं कि वो इंडिविजुअल फेस टू फेस मीटिंग्स के ऊपर ज़्यादा प्रेफर करते हैं। वाइल जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं वो पब्लिकली डिस्कस करना, मतलब 4 लोग बैठे हैं तो आपस में गपशप स्टार्ट कर दी, तो ये एक्सट्रोवर्ट्स नॉर्मली इसको ज़्यादा पसंद करते हैं, बात करना 4-5, ठीक है। अब इसी तरह इंट्यूटिव जो लोग होते हैं वो जो है तो लाइक टू अंडरस्टैंड द बिग पिक्चर, मतलब वो कहते हैं कि यार हम ग्रेटर कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं कि 10 साल बाद, 15 साल बाद हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ पे देखना चाहते हैं, जिसको हम कंसेप्चुअली कहते हैं। और जो सेंसिंग पीपल, जो माइंडसेट के लोग होते हैं वो ये बात करते हैं कि नीड स्टेप बाय स्टेप डिटेल, उन्हें हर एक चीज़ की डिटेल चाहिए। कि अगर जैसे इंट्यूटिव पीपल कहते हैं कि 10 साल बाद हम ये चाहते हैं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन टॉप ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट में आ जाए, तो सेंसिंग पीपल ये कहेंगे कि हमें वो डिटेल पता चले कि किन स्टेप्स के ऊपर अगर हम अमल करते हैं, क्या इसके पीछे लॉजिक है जिसकी वजह से हम ये अचीव कर पाएंगे। फिर जो थिंकर्स होते हैं वो लॉजिक की बात करते हैं कि अगर कोई भी डिसीजन लिया तो उसके पीछे लॉजिक क्या है। लेकिन जो फीलिंग लोग होते हैं, फीलिंग एस्पेक्ट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, दे वांट टू नो हाउ समथिंग इफेक्ट्स देम पर्सनली, ठीक है, उनके लिए ये ज़्यादा लॉजिक इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, वो सिर्फ ये देखते हैं कि ये चीज़ उनको पर्सनली कैसे इफेक्ट करती है। इसी तरह जो जजिंग पर्सपेक्टिव के लोग होते हैं वो डेडलाइंस के ऊपर काम करते हैं कि उनको डेडलाइन दे दी जाए, वो उस डेडलाइन के ऊपर काम करेंगे। और जो परसीविंग माइंडसेट के लोग होते हैं वो नीड मोर हेल्प इन डेवलपिंग एंड फॉलोइंग प्लान, उन्हें जो है तो हमें थोड़ी सी हेल्प करनी पड़ती है प्लान्स बनाने में, और के फर्दर फिर हम उनको फॉलो कर सकें, ठीक है। तो ये कुछ पर्सनल पर्सपेक्टिव्स हैं, प्रेफरेंसेस हैं, जो कि अल्टीमेटली फिर कम्युनिकेशन नीड्स को इफ़ेक्ट करती हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करें इनकरेजिंग मोर फेस टू फेस इंटरेक्शन, शॉर्ट फ्रीक्वेंट मीटिंग्स और ऑफन, जैसे बात कर रहा था कि फेस टू फेस जो मीटिंग्स होती हैं कम्युनिकेशन है, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है। तो अगर हमारे पास फेस टू फेस मीटिंग का ऑप्शन हो तो दिस इज़ अ बेस्ट ऑप्शन कि आप इसको देखें। स्टैंड अप मीटिंग्स फोर्स पीपल टू फोकस ऑन व्हाट दे रियली नीड टू कम्युनिकेट। आप या तो शॉर्ट मीटिंग्स कर लें या जो है तो कुछ स्टैंड अप मीटिंग कर लें, जैसे वीकली मीटिंग्स होती हैं, ठीक है। और कुछ कंपनी की some companies have policies preventing the use of email between certain hours or even entire days of the week। बहुत सी ऐसी कंपनीज होती हैं वो उनकी पॉलिसीज़ बनी है कि उन्होंने किन डिफरेंट आवर्स के अंदर आपको ईमेल करनी है, ठीक है। और यहाँ शायद जो है तो उनके अंदर ईमेल का कोई इतना इन्वायरमेंट नहीं होता कि वो फेस टू फेस को ज़्यादा प्रेफरेंस देती हैं, ठीक है। तो दीज आर सम पॉइंट्स के जो कि इनकरेज करते हैं कि फ़ेस टू फेस कम्युनिकेशन होनी चाहिए। उसके बाद बुक के अंदर आपको एक एग्जांपल मिलेगी, आपने इसको बुक से जो है तो थोड़ा सा देखना है, व्हाट वेंट रॉन्ग, ठीक है। कि जब भी हम कोई चीज़ कम्युनिकेट करते हैं तो, और अगर जिन से हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं अगर वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते तो हमें ये देखना चाहिए कि फिर प्रॉब्लम कहाँ पे है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अपने किसी फ्रेंड को कोई बात कहता हूँ और उसको वो बात समझ में नहीं आती, तो फिर मैं अपने आप खुद का एनालिसिस करूँगा कि अगर मैंने जो बात समझाने का जो तरीका है वो मेरा क्या है, ठीक है। या अगर मैं किसी बच्चे को बात समझाऊंगा और उस बच्चे को समझ नहीं आ रही तो मुझे फिर उसको बच्चों की तरह समझाना पड़ेगा। अगर मैं उसको यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल के जो बच्चे होते हैं उस माइंडसेट से समझाऊंगा तो उसको बात समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि दिस इज़ व्हाट वेंट रॉन्ग एनालिसिस। और ये इसमें भी एग्जांपल यही दी गई है,
आपने इस एग्जांपल को जो है तो रीड आउट करना है बुक से, और फिर जो है तो हम इसको देखेंगे। लेकिन जो कॉन्सेप्ट व्हाट वेंट रॉन्ग का ये है कि जब आप किसी को कोई बात बताते हैं और वो उसको अंडरस्टैंड ना करे, तो आपने ये एनालिसिस करना है कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है और किन चीज़ों को अगर ठीक किया जाए तो ये जो हमारी कम्युनिकेशन है इसको मज़ीद हम इफेक्टिव कर सकते हैं। उसके बाद फर्दर डिस्ट्रीब्यूटिंग इन्फॉर्मेशन इन एन इफेक्टिव एंड टाइमली मैनर, जो कि मैंने पहले बात की थी कि हर इन्फॉर्मेशन जिस पॉइंट के ऊपर चाहिए उसी पॉइंट के ऊपर मिलनी चाहिए हर टीम मेंबर को, ठीक है। बजाय इसके के बाद में आप कंप्लेन करें कि आपने डेडलाइंस को फॉलो नहीं किया, तो आप उन्हें टाइमली हर एक डेडलाइन मेंशन करें और उसके बाद अगर कोई बंदा काम नहीं करता तो आप उसे जो है तो फाइन कर सकते हैं। डोंट बी अफ्रेड टू रिपोर्ट बैड इन्फॉर्मेशन, और अगर फॉर एग्जांपल आप कोई काम करते हैं और आपसे वो गलत हो गया, फॉर एग्जांपल आपको कोडिंग टास्क दिया जाता है और आपसे नहीं हो पा रहा या आप उसमें कोई मिस्टेक कर देते हैं, तो वो उसको आप रिपोर्ट करें। डरे ना कि आपने अपने टीम लीड को बताना ही नहीं है कि जब वो खुद आएगा फिर चेक करेगा। अगर आप ऐसे डरेंगे तो अल्टीमेटली आपका प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा, ठीक है। तो यू शुड नॉट बी अफ्रेड टू रिपोर्ट बैड इन्फॉर्मेशन। ओरल कम्युनिकेशन वाया मीटिंग्स एंड इनफॉर्मल टॉक्स हेल्प ब्रिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, और जितना एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होगा एक टीम के अंदर, उतना ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो हर एक चीज़ को इफेक्टिवली कम्युनिकेट किया जाए। अब देयर आर अदर कंसिडरेशंस communication rarely does the receiver interpret a message exactly as the sender intended. Geographical location and cultural background, complexity of the project communication, different working hours, language barriers, different culture norms, these are some factors जो कि communication को disturb करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बंदा अमेरिका में बैठा हुआ है, तो वहाँ पे जो एक टाइम डिफरेंस आएगा, जो एक कल्चरल डिफरेंस आएगा, तो बात बताने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो एक हमारे बहुत ही अच्छे कुलीग हैं, वो जर्मनी है, तो वो बता रहे थे कि एक दफ़ा उनका वहाँ पे कोर्ट में जाना हुआ, तो जर्मन जो कोर्ट था उन्होंने एक उर्दू ट्रांसलेटर उन्हें प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, जस्ट इस बात के लिए कि वो अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके में नेटिव लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकें, कि अगर वो इंग्लिश में बताएंगे तो शायद वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सही से एक्सप्लेन ना कर सकें, तो इसलिए वो ट्रांसलेटर्स प्रोवाइड करते हैं कि नेटिव लैंग्वेज के अंदर जो इंसान है वो ज़्यादा फ्लुएंट होता है बात करने में। तो देयर आर मैनी कंसिडरेशन, इसमें कल्चरल भी जो है तो डिफरेंसेस आ जाते हैं, वर्किंग आवर्स आ जाते हैं, लैंग्वेजेस की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिनकी वजह से कम्युनिकेशंस में प्रॉब्लम आ सकती हैं। अब डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ चैनल, जो मैं बात कर रहा था कि आपने कैसे बात करनी है, उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है n/n/2, ठीक है। और जैसे n यहाँ पे किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ पीपल। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 2 लोग होंगे तो कम्युनिकेशन चैनल कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं n की वैल्यू अगर 2 कर देता हूँ तो 2 - 1 क्या आ जाएगा, 1, तो 2 × 1 क्या आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 1, ठीक है। तो इट्स मीन कि देयर इज़ 1 कम्युनिकेशन चैनल। इसी तरह अगर मेरे पास 3 इंडिविजुअल्स हैं एक टीम के अंदर, तो देयर विल बी 3 कम्युनिकेशन चैनल्स, और अगर 4 लोग काम कर रहे होंगे तो कम्युनिकेशन चैनल कितने होंगे, 6 कम्युनिकेशन चैनल्स होंगे। तो जैसे जैसे लोग बढ़ते हैं तो कम्युनिकेशन चैनल्स भी आपके इंक्रीज़ होती हैं, इसीलिए फिर हम उसके बाद डिसाइड करते हैं कि हमने इन कम्युनिकेशन चैनल्स में से किन कम्युनिकेशन चैनल्स को यूज़ करना है फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्योंकि जितने ज़्यादा कम्युनिकेशन चैनल्स आ जाएंगे समटाइम्स फिर कम्युनिकेशन को मैनेज करना या फ्लो को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा जी, उसके बाद प्लानिंग कम्युनिकेशन मैनेजमेंट की अगर हम थोड़ा सा बात करें, तो एवरी प्रोजेक्ट शुड इंक्लूड सम टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान। हर प्रोजेक्ट का कोई ना कोई कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए। जो छोटे प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि वो एक कम्युनिकेशन प्लान बनाए एक टीम कॉन्टैक्ट की शक्ल में, और जो लार्ज प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए एक सेपरेट डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम कम्युनिकेशन प्लान कहते हैं, मैनेजमेंट प्लान कहते हैं, वो होना चाहिए। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान होगा तो आप फर्दर फिर उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान के अंदर जिन चीज़ों को हमने देखना होता है, पहली चीज़ तो ये कि हमारे स्टेक होल्डर की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। जिन लोगों ने हमारे प्रोजेक्ट के साथ जिनका कोई ताल्लुक है, वास्ता है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं कम्युनिकेशन से रिलेटेड। फिर इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड, क्या इन्फॉर्मेशन है जो हमने कम्युनिकेट करनी है, किस लेवल पे करनी है, किस बंदे को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, कौन इस इन्फॉर्मेशन को जनरेट करेगा, किस टेक्नोलॉजी के थ्रू करनी है, ईमेल करनी है या हार्ड कॉपी करनी है, फिर एक हफ्ते में कितनी दफ़ा ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है या एक दिन में कितनी दफ़ा करनी है। अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो उस प्रॉब्लम
प्रॉब्लम को हमने कैसे रिजॉल्व करना है, ठीक है, इस इन सारे प्रोसीजर्स को कितनी दफ़ा हमने रिपीट करना है, अपडेट करना है, ठीक है, और कौन कौन सी ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये आपके कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान के अंदर डिटेल से लिखी जाती हैं और उसको हम कहते हैं दिस इज़ आवर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान। ये एक एग्जांपल भी है सैम्पल स्टेक होल्डर एनालिसिस। क्या हमारे पास ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं और इन स्टेक होल्डर्स को अगर ये मंथली स्टेटस रिपोर्ट चाहिए तो ये हमारे पास ये टॉम सिल्वा और ये टीना एंडिट है, ये जो है तो इनको प्रोवाइड करेंगे। इसी तरह कस्टमर सर्विस बिजनेस स्टाफ है अगर हमारे पास, ठीक है, और उनको अगर कोई मंथली सेल्स रिपोर्ट चाहिए तो उनको जो है तो ये जूली ग्रांट जो है वो सेल्स रिपोर्ट जो है तो ये मेंशन करेंगे। तो दीज आर आवर स्टेक होल्डर्स। फिर हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट टाइप्स हैं, कॉन्टैक्ट पर्सन है, और ये जो ड्यू टाइम है, ठीक है, ये हमें मेंशन कर दिया कि कितने टाइम के अंदर ये रिपोर्ट शेयर की जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा मैनेजमेंट का पार्ट आ गया कि हम कैसे कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान बनाएंगे। उसके बाद हम मैनेजिंग की बात करते हैं जो हमारा सेकंड स्टेप है। तो मैनेजिंग कम्युनिकेशन इज़ अ लार्ज पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर जॉब। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है तो एक टास्क है जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स परफॉर्म करते हैं। गेटिंग प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन इज़ टू द राइट पीपल एट द राइट टाइम, ठीक है, दिस इज़ मैनेजिंग, कि जिन लोगों तक जो इन्फॉर्मेशन जिस टाइम पहुंचनी चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है कि उस टाइम पे वो इन्फॉर्मेशन मेक श्योर करे कि उन तक पहुंच गई है, ठीक है, दिस इज़ मैनेजिंग कम्युनिकेशन। इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस में क्या आ जाता है कि आपने किस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है, जैसे वेब कॉन्फ्रेंसिंग है या ईमेल है, तो अप्रोप्रिएट मेथड्स एंड मीडिया एंड परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग, मतलब आपने टीम मेंबर्स की परफॉर्मेंस को रिपोर्ट करना है टॉप मैनेजमेंट को, और आपकी मैनेजमेंट कहती है कि हर हफ्ते में आपने बताना है कि टीम ने कितना काम किया है। तो ये सारी जितनी भी रिपोर्टिंग है इनको हम परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग कहती हैं। तो ये सब जो काम है ये मैनेजिंग कम्युनिकेशंस में आ जाते हैं। यूजिंग टेक्नोलॉजी टू इन्हांस एंड क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। टेक्नोलॉजी को आप यूज़ कर सकते हैं आजकल जो है तो वेब कॉन्फ्रेंसिंग है, जूम है, डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी कैन फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंफॉर्मेशन व्हेन यूज्ड प्रॉपरली। तो टेक्नोलॉजी को आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह देर आर सम ग्लोबल इश्यूज़। नेशनल डिज़ास्टर हुआ था जिसके अंदर जो है तो कोरिया के अंदर उनका सारा इन्फॉर्मेशन जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो गया था। सुनामी आया, ठीक है, सुनामी में जो है तो इंडोनेशिया के अंदर बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन जो सिस्टम था उसको डिस्टर्ब किया था। नेपाल के अंदर एक अर्थक्वेक आया था 2015 में, तो उसने उनके सारे कम्युनिकेशन सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया था जो टेलीकॉम का था, ठीक है। तो ये कुछ ग्लोबल इश्यूज़ हैं, डिज़ास्टर्स हैं, अगर किसी भी एक रीजन के अंदर या कंट्री में आती हैं तो उससे आपका कम्युनिकेशन सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए फिर हम अल्टरनेटिव या बैकअप प्लान्स की तरफ आजकल दुनिया जा रही है कि उनके पास बैकअप प्लान्स होने चाहिए इन डिज़ास्टर्स के सिनेरियो के अंदर, कि वो कैसे एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं, और अगर वो कम्युनिकेट करेंगे तभी कोई रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हो पाएंगे, अदरवाइज़ फिर उनमें भी प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए फिर क्लासिफिकेशंस फॉर कम्युनिकेशन मेथड्स कुछ उनको क्लासीफाई किया गया है। इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन, पुश कम्युनिकेशन, पुल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो अगर हम बात करें इंटरेक्टिव में तो 2 or more पीपल इंटरेक्ट टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन वाया मीटिंग्स, फ़ोन कॉल करती हैं, मीटिंग्स करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करती हैं, तो ये हमारे पास इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन आ जाएगा। पुश कम्युनिकेशन में क्या, इन्फॉर्मेशन इज सेंट एंड पुश टू रेसिपेंट विदाउट देयर रिक्वेस्ट वाया रिपोर्ट्स, ईमेल, फैक्सेस, वॉइस मेल्स एंड अदर मीन्स इंश्योर दैट इन्फॉर्मेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ये उसी तरह ही होता है जैसे आप व्हाट्सएप में एक मैसेज कर दें तो सब तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है, ठीक है, या एक ईमेल के अंदर आप मल्टीपल एड्रेसेस को आप इंटर करें और सबको ईमेल कर दें, तो ये है पुश कम्युनिकेशन। और पुल कम्युनिकेशन में आता है जैसे आप ऑनलाइन देखते हैं सब्सक्राइबर का आपको कहा जा रहा होता है कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर ई लेटर, ठीक है, या ईमेल्स के अंदर भी सब्सक्रिप्शन आपको मिलती हैं, दराज हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, वो आपको वीकली या डेली ऑफर्स जो आती हैं वो आपको ऑटोमेटिकली भेजते रहते हैं इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन वो होती है जो हमने खुद सब्सक्राइब किया होता है। जैसे यूट्यूब का चैनल है, आप सब्सक्राइब करते हैं, नेक्स्ट टाइम जो वीडियो आएगी आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इस तरह की जो एक कम्युनिकेशन होती है इसको हम पुल कम्युनिकेशन कहते हैं, जो हम अपनी मर्जी से करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनके थ्रू जो है तो हम कम्युनिकेशंस कर सकते हैं। उसके बाद रिपोर्टिंग परफॉर्मेंस का आ जाता है, जो पहले भी बात किया कि प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है कि वो स्टेटस रिपोर्ट्स जो एक टीम की है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट को जो है तो रिपोर्ट करे, उनकी क्या प्रोग्रेस है, फॉरकास्ट करे कि ये जिस प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है ये कितना उस पर टाइम लगेगा और न्यू ट्रेंड्स कौन कौन से हैं और इस प्रोजेक्ट पे काम करने के बाद हमें इसका क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये सारा जो है तो चीज़ें ये रिपोर्ट होती हैं और इसको हम परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग कहते हैं।
उसके बाद हमने कंट्रोल करना है। तो कंट्रोलिंग में मेन गोल ऑफ कंट्रोलिंग कम्युनिकेशन इज़ टू इंश्योर द ऑप्टिमल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द इंटायर लाइफ साइकिल। कि एक प्रोजेक्ट का जो लाइफ साइकिल है जिसमें रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, मेंटेनेंस, ये जो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल फेजेस हैं, इस लाइफ साइकिल फेजेस में हर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हर इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर को मिलती रहनी चाहिए। ठीक है, इसके फ्लो को हमने कंट्रोल करना है, इसकी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करना है कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। द प्रोजेक्ट मैनेजर एंड प्रोजेक्ट टीम शुड यूज़ देयर वेरियस रिपोर्टिंग सिस्टम्स, एक्सपर्ट जजमेंट एंड मीटिंग टू एसेस हाउ कम्युनिकेशन आर वर्किंग। और ये प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है कि वो देखे कि ये जितनी कम्युनिकेशन मैकेनिज्म जो डेवलप किया है वो किस तरीके से काम कर रहा है और कितना इफेक्टिवली काम कर रहा है और कहाँ पे उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इट इज़ ऑफन बेनिफिशियल टू हैव अ फैसिलिटेटर फ्रॉम आउटसाइड द प्रोजेक्ट टीम असेस हाउ वेल कम्युनिकेशन आर वर्किंग। और नॉर्मली कहते हैं कि एक फैसिलिटेटर जो कि टीम मेंबर नहीं होता, आउटसाइड द टीम होता है, वो इस चीज़ को थोड़ा सा असेस करते हैं कि इस टीम के अंदर जो लोग जिस तरीके से लोग काम कर रहे हैं ये कितना इफेक्टिव है। ठीक है, तो ये मेन गोल होता है कंट्रोलिंग कम्युनिकेशन का कि कम्युनिकेशन को कंट्रोल किया जाए। फिर इसमें कुछ सजेशंस आ जाती हैं कि डेवलप बेटर कम्युनिकेशन प्लान। अगर कम्युनिकेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो उन्हें कहा जाता है आप इससे अच्छा एक बनाएं। फिर मीटिंग्स अगर इफेक्टिवली नहीं है तो उनको इफेक्टिवली आप करें। फॉर एग्जांपल डेली मीटिंग्स हो रही हैं तो शायद लोग तंग आ जाएं, हफ्ते में एक दफ़ा करेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है। फिर ईमेल्स को या टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, जूम को, MS टीम्स को आप यूज़ करें। फिर टेम्पलेट्स आप बना लें कि आपने अगर कोई डाटा कलेक्ट करना है कम्युनिकेशन से रिलेटेड तो आपने डाटा को शेयर किस तरीके से करनी है। तो फर्दर ये इसको एक्सप्लेन किया डेवलप बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कुछ ट्रेनिंग्स करवाती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को कि वो अच्छे तरीके से सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर सकें। ठीक है, टूल्स को यूज़ कर सकें जो कि कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का वो वर्कशॉप्स करवाती हैं। ठीक है, कि उनकी जो एक नॉन टेक्निकल स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हो सकें। तो ये आपका एक आ जाता है डेवलपिंग बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स। और इंडिविजुअली भी आप लोगों को ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं ये डेवलप करना चाहिए। अब इसके बाद मीडिया स्नैपशॉट। 93% ऑफ रिक्रूटर्स चेक आउट सोशल मीडिया प्रोफाइल्स ऑफ प्रोस्पेक्टिव हायर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आजकल जो बहुत सी टॉप लेवल कंपनीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जब उनके पास कोई भी जॉब्स आती हैं तो वो जो जिन लोगों ने भी जॉब के लिए अप्लाई किया होता है वो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को देखते हैं कि ट्विटर के ऊपर इसने क्या ट्वीट्स किए हैं, फेसबुक के ऊपर क्या पोस्ट करता है, इंस्टाग्राम के ऊपर इसकी कैसी पिक्चर्स हैं, किन लोगों को ये फॉलो करते हैं। उससे वो उस इंसान की नॉन टेक्निकल स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स और उसका जो एक आप ये कह सकते हैं साइकी क्या, माइंड सेट क्या, उसको वो पहले जज करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो उसके बाद वो फिर डिसाइड करते हैं कि इधर उन्होंने इन लोगों को, और ये एक इम्पॉर्टेंट उनका हायरिंग प्रोसेस का एक स्टेप है कि उन्होंने उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को देखने, एनालिसिस करना है और उसके बाद वो हायरिंग स्टार्ट करते हैं। और बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं कि कुछ लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई किया था लेकिन जो एम्प्लॉयर्स थे उन्होंने जब उनके सोशल मीडिया अकाउंट देखे तो उसमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जिसकी बेस के ऊपर उन्होंने उनको जॉब नहीं दी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अगर सोशल मीडिया के ऊपर हैं, अपनी प्रेजेंस है, तो आप उन्हीं चीज़ों को जो है तो वहाँ पे प्रेजेंट करें जो आपको रिप्रेजेंट करती हैं। इसमें आ जाता है जैसे पोस्टिंग समथिंग बैलेंस, और वो लोग के जिनको जॉब से निकाला गया था उनको ऐसी ट्वीट्स के ऊपर निकाला गया कि जो ट्वीट्स उनसे रिलेटेड नहीं थी। कुछ उन्होंने सेक्सुअल ओवर शेयरिंग की हुई थी, कुछ ऐसे फॉर एग्जांपल पोस्ट को उन्होंने शेयर किया हुआ है। कंपनीज जो जैसे विसल ब्लोअर्स होते हैं, कंपनी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो एक बंदे को अगर आदत है कि उसने एक कंपनी की इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है तो दूसरी कंपनी फिर उसको हायर नहीं करेगी कि कल को ये हमारे साथ भी यही करेंगे। ठीक है, फिर अपने जो बॉस है उसका जो मजाक उड़ाते हैं, ठीक है, वो ऐसे लोगों को फिर कंपनीज हायर नहीं करती। ठीक है, तो पोस्टिंग वाइल यू आर वर्किंग, और ऐसे भी इंसिडेंट्स आए हैं कि लोगों को फायर किया गया है कि उनका जॉब टाइमिंग है, ऑफिस टाइमिंग है, और ऑफिस टाइमिंग के अंदर बैठ के जो है तो वो फेसबुक के ऊपर पोस्ट कर रहे हैं, और जब कंपनी ने देखा कि ये ऑफिस टाइम था और फेसबुक के ऊपर इसका पोस्ट आया हुआ है और उसको कंपनी से निकाल दिया। ठीक है, तो इस तरीके से भी जो है तो कंपनीज ये सारी चीज़ें एनालिसिस करती हैं। अच्छा जी, फर्दर रनिंग इफेक्टिव मीटिंग्स डिटरमाइन इफ़ अ मीटिंग कैन बी अवॉइडेड। इफेक्टिव मीटिंग का मतलब है कि अगर मीटिंग की ज़रूरत नहीं है तो बिला वजह आप ना बुलाएं।
ठीक है, शायद कुछ लोगों को आने में मसला हो, कोई घर में कोई बिजी हो, ठीक है, तो मीटिंग्स को आप तभी अरेंज करें जब उसकी ज़रूरत हो। फिर उस मीटिंग का जो पर्पज़ है, एजेंडा ऑफ मीटिंग है, मिनट्स ऑफ मीटिंग है, वो रिकॉर्ड होने चाहिए। एजेंडा हर पार्टिसिपेंट को पता होना चाहिए कि जो मीटिंग हो रही है इसका एजेंडा क्या है, कि वो मेंटली प्रिपेयर हो, ठीक है। फिर रन द प्रोफेशनली रन करना है, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक है, और ये बताना चाहिए कि इस मीटिंग को करने के जो ग्राउंड रूल्स हैं ये क्या हैं, और बिल्ड रिलेशनशिप्स के मीटिंग के अंदर एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर के साथ आप लेके चलें, एक प्रोफेशनली, तभी जो है तो मीटिंग्स इफेक्टिवली होंगी, अदरवाइज उन मीटिंग्स का कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर आप ईमेल्स को यूज़ कर सकते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग जैसे व्हाट्सएप ग्रुप्स आजकल बनाए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, कि वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। आजकल जितने हॉस्पिटल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी फैकल्टी के व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, स्टूडेंट्स के ग्रुप्स होते हैं, कि वो एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकें। और इसमें कहा जाता है कि मीनिंगफुल सब्जेक्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कुछ बच्चे हैं वो ईमेल कर देते हैं और उन्होंने सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं लिखा होता और नो सब्जेक्ट और होता है। तो सब्जेक्ट बेसिकली हेल्प करता है कि हम आपकी ईमेल्स को सर्च कर सकें। सर्च बार के अंदर अगर हम सब्जेक्ट लिखेंगे तो वो हमारे सामने ईमेल आ जाती है, ठीक है। तो मीनिंगफुल सब्जेक्ट लाइन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। फिर बी श्योर टू ऑथराइज द राइट पीपल, मतलब कि जो जिन लोगों को ऑथराइजेशन देनी चाहिए उन्हीं लोगों को आपने ऑथराइज़ किया हुआ है। फिर क्या चीज़ आपने किस टूल के ऊपर कम्युनिकेट करनी है, ये सारी चीज़ें आपने इनका ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, लास्ट के अंदर अगर हम कुछ कोलैबोरेटिव टूल्स की बात करें तो इसमें शेयर पॉइंट पोर्टल है जो कि यूज़र्स को अलाउ करता है क्रिएट देयर कस्टम वेबसाइट टू एक्सेस डॉक्यूमेंट एंड अदर इंफॉर्मेशन। तो शेयर पॉइंट है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं कम्युनिकेशन के लिए। गूगल डॉक्स को यूज़ करते हैं, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट होता है। मैंने अगर एक एक्सेल शीट बनाई है तो मैं फॉर एग्जांपल अपने फ्रेंड्स को भेज देता हूँ। अगर मुझे कोई डेटा चाहिए तो मैं ऑनलाइन लिंक अपने फ्रेंड्स को भेजूंगा, फैकल्टी को भेजूंगा, वो उसी को ऑनलाइन ओपन करेंगे, उसके अंदर कोई चीज़ चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल इन्फॉर्मेशन डेटा इंटर कर दिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल वैक्सीनेशन रिकॉर्ड है, वो डेटा इंटर कर दिया और उसको सेव करेंगे, तो बस वो जो डॉक्यूमेंट है वो ऑनलाइन ही अपडेट होती रहेगी, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी गुड के जो है तो इस तरह की हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल है। फिर विकी लीक्स है, इसमें हर बंदा जो है तो इन्फॉर्मेशन वेब पेज को जो है तो चेंज कर सकता है, उसके कॉन्टेंट्स को। इसी तरह कैन बैन बोर्ड्स होती हैं जिसके ऊपर आपको पता चलता है, जिसमें टू डू लिस्ट्स होती हैं। ये जस्ट लाइक कार्ड्स होती हैं, ठीक है, जैसे नोटिस बोर्ड पे कार्ड्स लगे हों और आपको बताया गया होता है कि आपने किस टास्क को कितने बजे करने, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि कैन बैन बोर्ड। अच्छा जी, फिर आप टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने टेम्पलेट्स बनाए होते हैं डॉक्यूमेंट्स के, ठीक है, जिसकी अगर हम इन टेम्पलेट्स को फॉलो करें तो हमारा बहुत सा टाइम और पैसा जो है वो बच जाता है, ठीक है, बजाय इसके कि हम बहुत दूर से जाएं मीटिंग्स करें। तो वही इन्फॉर्मेशन अगर हम एक टेम्पलेट बना लें, उनके साथ टेम्पलेट शेयर करें तो हमारे पास वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो टेम्पलेट के थ्रू कम्युनिकेट करना एक अच्छा तरीका है। ये एक जैसे एक टेम्पलेट है प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन का, जैसे फाइनल ईयर के लिए भी बच्चे प्रोजेक्ट जमा करवाते हैं, तो आपको एक टेम्पलेट बना दिया गया कि पहले आपने उसके ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं, फिर आपने स्कोप बताना है कि उसके अंदर कौन कौन से फीचर्स होंगे, बाउंड्रीज क्या होंगी, फिर आपने अजम्पशंस बतानी है, फिर आपने उसकी कॉस्ट बता दी और स्केड्यूल कितना, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कितना उसमें टाइम लगेगा, ठीक है, और उसकी आपने एक ये टाइमलाइन बता दी कि ये अगस्त सितंबर, ये मंथ्स बता दिए कि आपने कैसे इन मेन टास्क को कैसे स्केड्यूल किया हो। तो ये एक टेम्पलेट, इस तरह के आप लोग टेम्पलेट्स बना सकते हैं प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए। इसी तरह प्रोग्रेस रिपोर्ट है, हर महीने की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है कि प्लान्स फॉर फरवरी के अंदर क्या चीज़ें हमने प्लान की हैं, उनमें क्या इश्यूज़ आ सकते हैं, फिर प्रोजेक्ट अगर चेंज होगा उसकी क्या डेट और टाइम है। तो इनको हम कहते हैं मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट। एक महीने में कितना काम हुआ, किस एम्प्लॉय ने कितना काम किया, उसमें कौन कौन से इश्यूज़ आए हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम इसमें लिख सकते हैं। फिर डॉक्यूमेंट फाइनल प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन आइटम्स में प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन, ये आप इसको प्रोजेक्ट प्रपोजल भी कह सकते हैं। फाइनल ये प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन में भी यही नॉर्मली चीज़ें होती हैं। आपके प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन है, ये टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं, फिर उसमें प्रपोजल आ जाएगा, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ वर्क आ जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ वर्क का मतलब है कि 4 लोग अगर आपस में काम करेंगे तो उसमें किस तरीके से काम करेंगे, ठीक है। प्रपोजल, कॉरस्पॉन्डेंस, फिर ओरिजिनल एंड रिवाइज कॉन्ट्रैक्ट आपने बनाया था, 1 महीने के बाद चेंज हो गया। फिर वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, कैसे हायरार्की क्या डिफाइन करते हैं, गैंट चार्ट्स हैं, नेटवर्क डायग्राम, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स, फिर फाइनल जो रिपोर्ट है, डिलीवरेबल्स क्या है, ठीक है। फिर ऑडिट रिपोर्ट्स के अगर आपने बजट का कोई ऑडिट किया है, फिर लेसन्स लर्न,
कि आपने इस एक्टिविटी से क्या सीखा है। एक प्रोजेक्ट जब कंप्लीट होता है तो एंड में हम लेसन्स लर्न का एक मीटिंग करते हैं, जिसमें देखते हैं कि व्हाट वेंट वेल एंड व्हाट वेंट रॉन्ग, दोनों चीज़ों का एनालिसिस करते हैं कि कौन सी चीज़ें ठीक हुई हैं और किन चीज़ों को हमें इम्प्रूव करना चाहिए। और फिर कॉपीज़ ऑफ ऑल स्टेटस रिपोर्ट्स, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स, ये सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये सारी की सारी हम अपनी ये फाइनल प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन आइटम्स के अंदर डॉक्यूमेंट करते हैं। तो लेसन लर्न का मैंने आपको बता दिया कि प्रोजेक्ट के अंदर जो चीज़ें मतलब पॉजिटिव्स जाती हैं, जो चीज़ें नेगेटिव जाती हैं, मोरल कहाँ पे अप है, कहाँ पे लो है, किन चीज़ों को इम्प्रूव करना है, ये हमारी सारी लेसन्स लर्न में आ जाएगा। उसके बाद प्रोजेक्ट आर्काइव, जिसमें हमारे पास टोटल जैसे लाइब्रेरी के अंदर आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आर्काइव होता है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन पड़ी है, इसी तरह प्रोजेक्ट आर्काइव के अंदर आपने हर एक चीज़ को रखा है कि जो आपने पहले के प्रोजेक्ट किए हैं आपके पास वो एक डाटा अवेलेबल होता है कि अगर फ्यूचर में उस तरह के कोई प्रोजेक्ट्स आ जाएँ तो आपने अगर गाइडेंस लेनी हो तो उसके लिए आपके पास एक पूरा प्रोजेक्ट आर्काइव होता है। इसी तरह प्रोजेक्ट वेबसाइट्स हैं, मैनी प्रोजेक्ट टीम्स क्रिएट अ वेबसाइट टू स्टोर इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स एंड अदर इन्फॉर्मेशन। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने प्रोजेक्ट डाटा जो है, प्रोजेक्ट्स का जो डाटा है उसको कैसे स्टोर करते हैं, ऑनलाइन स्टोर करते हैं, ऑफलाइन करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो इसके लिए हमारे पास एक बेस कैंप यूज्ड ऑन सेवरल डिवाइसेस एक एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, जिसके थ्रू बेस कैंप का मतलब है कि आप यहाँ पे अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, फिर उसके मेंबर्स को आप वहाँ पे ऐड करते हैं कि वो अपनी प्रोजेक्ट रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर सकें। जैसे हम कहते हैं ना एयरफोर्स बेस, आर्मी बेस, वहाँ पे सारे के सारे आर्मी रिलेटेड ही लोग होंगे। तो बेस कैंप का मतलब है यहाँ पर आप अपना जो एक टीम लीड है वो एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा, फिर अपने मेम्बर्स को ऐड करेगा। ये जस्ट लाइक व्हाट्सएप ग्रुप आप कह लें कि, लेकिन इसमें यह है कि आपको ज़्यादा फंक्शनैलिटी फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाती है। तो आप इस तरह के जो एप्लीकेशंस हैं, टूल्स हैं, आप इनमें से इनको यूज़ कर सकते हैं। फिर यूजिंग सॉफ्टवेयर टू असिस्ट इन प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन, देयर आर मैनी सॉफ्टवेयर्स जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कि आपकी कम्युनिकेशन को मज़ीद जो है तो इम्प्रूव करें। ये जो है तो आज हमारे इस चैप्टर का एंड था, प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। आई होप आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बेहतर हुई होगी। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।